मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 127 सब क्लॉज 2 तक के प्रोविजन डिस्कस किए थे और आज सेक्शन 127 सब क्लॉज 3 एंड ऑनवर्ड के प्रोविजन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये सेक्शन 127 सब क्लॉज 2 तक के प्रोविजन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे और अब नाउ 127 सब क्लॉज 3 क्या प्रोविजन है 123 सब क्लॉज 3 के कि when any order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that a woman has, after the date of such divorce, remarried, cancel such order as from the date of her marriage। यानी कि अगर 125 में, जैसा कि 125 का सेक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा, तो 125 के अंतर्गत अगर कोई मजिस्ट्रेट ने किसी ऐसी पत्नी के स्त्री के पक्ष में दिया है जिसके पति ने उसे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पे दोनों में अंतर है। विवाह विच्छेद पति ने विवाह विच्छेद कर लिया है या अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, यानी एक तरफ हस्बैंड ने डाइवोर्स किया है या वाइफ ने डाइवोर्स लिया है रीजनेबल ग्राउंड पर। तो दोनों ही कंडीशन में यदि मजिस्ट्रेट का ये समाधान हो जाता है कि उस स्त्री ने ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनः विवाह कर लिया है, तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस तभी मिलता है जबकि जो लेडी अपने पति से अलग रह रही हो या उसने डाइवोर्स ले लिया हो, उसने रीमैरिज नहीं की हो। अगर रीमैरिज कर लिया तो फिर उसे डाइवोर्स मेंटेनेंस का दावा उसका खारिज हो जाता है, तो इसलिए उसको कैंसिल कर सकता है, चेंज कर सकता है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है कि उस स्त्री के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या स्वीय विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर दे थी, तो वह ऐसे आदेश को, यहाँ पे मैं ये प्रोविजन मैं रिपीट कर दिया, एक्चुअली मुझे लगता है पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुका था। ये पर्सनल लॉ के ऊपर जहाँ पर मेहर की रकम दी नहीं होती है उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, वहां पर ये लागू होता है। तो जहाँ पर मेहर की रकम दे दी गई है वहां पहला उस दशा में जिसने ऐसी धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व दे दी गई थी उस आदेश के दी जाने की तारीख से रद्द कर देगा। यानी अगर मेहर की रस्म प्राप्त हो गई है तो फिर वो मेंटेनेंस का ऑर्डर लागू नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल लॉ में, खासतौर से मुस्लिम लॉ में, जो मेहर की रकम है वो सर्टेन पीरियड तक के लिए दी जाती है, लाइफ लॉन्ग नहीं दी जाती। तो यहाँ पर ही आपको सावानो केस का रेफरेंस देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको रेफरेंस में बताया था, हो सकता है आपने देख लिया हो। बड़ा लंबा चौड़ा प्रकरण था सावानो के केस में, क्योंकि मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए सावानो नाम की लेडी जो लगभग 60 साल की उम्र में उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स किया था, उसने मेहर के लिए मेंटेनेंस के लिए दावा किया। पहले फैमिली कोर्ट में दिया, वहां से खारिज हो गया क्योंकि मेंटेनेंस का प्रोविजन मुस्लिम लॉ में नहीं है। फिर उसने 125 सीआरपीसी में उसने मेंटेनेंस मांगा, क्योंकि 125 सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है पहले कि वो मुस्लिम पर लागू नहीं होगा। तो इस कारण से 125 में उसे मेंटेनेंस स्वीकार कर लिया गया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने इस जजमेंट का बड़ा विरोध किया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो हमारे पर्सनल लॉ में अटैक है और ये शरीयत के खिलाफ है। तो ऐसे कंडीशन में फिर उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, तत्कालीन सरकार, उन्होंने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया
और अमेंडमेंट ला के मुस्लिम महिला मेंटेनेंस एक्ट लागू किया, और उसके बाद उसमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए। वो फैमिली लॉ में जब उसके मैरिज मेंटेनेंस का प्रोविजन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो फैमिली लॉ के टीचर है वो इन चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो मुस्लिम लॉ में ओवरऑल ये पोजीशन है कि जब कोई डाइवोर्स हो जाता है तो इद्दत की पीरियड तक मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी उस हस्बैंड की होती है जिसने डाइवोर्स दिया है। लेकिन एक बार इद्दत की पीरियड बीत गई तो उसके बाद मेंटेनेंस की जो लायबिलिटी है वो हस्बैंड की नहीं होती है, वो वन टाइम मेहर देनी होती है, और वो मेहर देने के बाद ही उसे डाइवोर्स कर सकता है। तो डाइवोर्स की रकम, मेहर की रकम पहले मिल जाती है, और इद्दत के पीरियड तक अगर मेंटेनेंस नहीं मिला तो उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर कराया जा सकता है। लेकिन एक बार वो पीरियड बीत गया तो कोर्ट भी अपने उस ऑर्डर को कैंसिल कर देगी। तो ये प्रोविजन है सावानो केस के रेफरेंस में। और सब क्लॉज जो बी है उसी का सेकंड पार्ट है कि किसी अन्य दशा की अवधि की यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। यानी दोनों ही कंडीशन में टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, इस फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, कि जो जिस टाइम पीरियड तक मेहर मेंटेनेंस का दिया जाना है उस और टाइम के पीरियड के बाद वो अपने आप ही रद्द हो जाएगा वो ऑर्डर, अगर कोर्ट ने कोई मेंटेनेंस देने का ऑर्डर किया भी है तो। इसके बाद सी पार्ट आता है 127 सब क्लॉज सी का सी। ये प्रोविजन करता है कि उस स्त्री ने अपनी पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उसने अपने विवाह विच्छेद के पश्चात अपने भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण जैसी भी स्थिति हो के अधिकारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया, तो वह आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर लिया जाएगा। यानी कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि स्टार्टिंग में उस महिला ने, जो डाइवोर्स लेडी है या परित्यक्ता लेडी है, उसने मेंटेनेंस का दावा तो किया और न्यायालय ने भी मेंटेनेंस के ऑर्डर कर दिए, लेकिन बाद में वो महिला अपनी इच्छा से ही उसको सरेंडर कर देती है, यानी मेंटेनेंस को नहीं लेना चाहती है। तो ऐसे कंडीशन में जिस दिन उसने ऐसा कोई निर्णय लिया उस निर्णय के दिन से वो ऑर्डर निरस्त किया जा सकेगा। द वुमन हैज ऑब्टेन्ड अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड दैट हैड वॉलंटरी सरेंडर्ड। तो वॉलंटरी सरेंडर मतलब अपनी इच्छा से, her rights to maintain or interim maintenance as the case may be after her divorce, cancel the order from the date thereof। तो ऐसे कंडीशन में जिस दिन उसने ऐसा निर्णय लिया उस दिन से वो जो है कैंसिल हो जाएगा। और 127 सब क्लॉज 4 लास्ट, किसी भरण पोषण या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे धारा 125 के अधीन भरण पोषण अथवा अंतरिम भरण पोषण के लिए अथवा उनमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसरण में भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए अथवा उसमें से किसी के लिए जैसी भी स्थिति हो मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जा चुकी है। यानी मेंटेनेंस का ऑर्डर तो कर दिया गया, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया उस व्यक्ति ने मेंटेनेंस देना चालू नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में एग्जीक्यूशन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जो लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दें हम कि जो राइट कंफर्म कोर्ट है जहाँ से हमने राइट का दावा किया है, अधिकार का दावा किया है, अगर अपने न्यायालय ने अपने निर्णय में उस अधिकार को कंफर्म कर दिया, जो अधिकार हम मांग रहे हैं उसको कोर्ट ने भी मानते हुए आदेश कर दिया, तो नेचुरली वो किसी
एक पार्टी के अगेंस्ट होगा, दोनों पार्टी में से एक व्यक्ति अधिकार मांग रहा है दूसरे के खिलाफ, तो न्यायालय क्या फैसला करेगी? या तो न्यायालय सेटिस्फाई है तो अधिकार मांगने वाले व्यक्ति के पक्ष में टिप्पणी करेगी, और अगर न्यायालय सेटिस्फाई नहीं होती है तो केस को खारिज कर देगी। तो यहाँ डाइवोर्स के केस में स्पेशली मेंटेनेंस का दावा पत्नी करती है, यानी मेंटेनेंस का अधिकार पत्नी मांगती है, और कोर्ट ने उसके फेवर में और उसके हस्बैंड के अगेंस्ट ऑर्डर कर दिए, लेकिन उस ऑर्डर को मानते हुए उसके हस्बैंड के द्वारा उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा? एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करनी होगी। तो एग्जीक्यूशन की कार्रवाई जिस न्यायालय के माध्यम से किया जाएगा, वो न्यायालय जब ये डिटरमिन करेगी कि हस्बैंड के द्वारा पत्नी को कितना पैसा दिया जाना है, तो इस कंडीशन में जो कुछ भी रकम पहले दी जा चुकी है उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा, और उसको टोटल अमाउंट में से मुजरा करते हुए, सेट ऑफ करते हुए ही ऑर्डर पास किए जाएंगे। तो इस तरह से सेक्शन 127 के प्रोविजन है। और लास्ट इसमें एक सेक्शन और है 128। 128 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, यानी जो मेंटेनेंस के भत्ता देने का जो ऑर्डर किया गया, उसका इन्फोर्समेंट कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से हो सकता है। तो सेक्शन 128 ये प्रोवाइड करता है कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण का या कार्रवाई के खर्चे जैसी भी स्थिति हो के आदेश की प्रति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दिया गया है, या उसके संरक्षक को यदि कोई हो, या व्यक्ति को जिसे भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता अथवा कार्रवाई के खर्चे जैसी भी स्थिति हो दिया जाना है, निःशुल्क दी जाएगी। और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में और देय भत्ते या देय खर्चों जैसी भी स्थिति हो के न दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकता है। तो मोटी सी बात यह है कि इस पूरे प्रोविजन में यह सिक्योर करने की कोशिश की गई है कि जिसके फेवर में दावा किया गया उसको ही वो चीज मिले, या अगर वो माइनर है तो उसके गार्जियन को मिले। तो जो पेमेंट किया जाना है वो उसी व्यक्ति को किया जाना है। तो आजकल तो कोर्ट में अकाउंट में पे होता है, और जो पार्टी है उसके केवाईसी वगैरह अपडेट करा के वो सारी चीज़ें कोर्ट में जमा कर देनी होती है, और मेंटेनेंस जो व्यक्ति देता है वो उसके बैंक अकाउंट में जमा कराता है, और उसकी टाइम टू टाइम रिसीट दे देता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई डिस्प्यूट उठता भी है तो कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना पड़ता है कि मैंने उसको मेंटेनेंस दिया है। और आजकल वो नगद देने का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि उसमें एविडेंस की प्रॉब्लम आती थी। तो आजकल कोर्ट भी ये कहती है कि इनके अकाउंट में आप जमा कराओ और रिसीट प्रस्तुत करो। तो इस तरह से सेक्शन 125 से लेके 128 तक की जो है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजन है, और हर साल सीआरपीसी में लगभग एक क्वेश्चन इस पे होता ही है। तो इस तरह से अगर ये पूरा प्रोविजन आप तैयार कर लेते हैं तो सीआरपीसी में होम एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने एक यूनिट बांटा था, उस यूनिट में से ये सारे टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ, और ये लास्ट ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स ऑफ प्रिवेंट वैगनिटी, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, और ये जो प्रोविजन है ये मिलेगा यहाँ पे 129 टू 148। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड
ट्रैंक्विलिटी सेक्शन 129 टू 148। इसमें ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अनलॉफुल असेंबलीज सेक्शन 129 टू 132। बी पार्ट है इसका पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 133 टू 143। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रहेंडेड डेंजर 144 टू 144A एंड डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 125 टू 148। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रोविजन डिस्कस करेंगे और इसके बाद ही एक टॉपिक और रहता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, डिस्प्यूट एज टू रिमूवल प्रॉपर्टी। तो ये 2 टॉपिक जो है वो रह गए हैं, जिसके बाद जो यूनिट 1 है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।